हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भूकंप पढ़ेंगे। इसके अर्थ, इसके क्या कारण हैं, किस कारण से उत्पन्न होता है, इसके प्रकार और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भूकंप की लहरें। 3 होती हैं, इन तीनों को आज हम पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत या समस्या है तो उसे कमेंट करके हम लोगों को बताइए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम भूकंप। भूकंप यानी कि जो भू से मतलब क्या है यहाँ पे, भूमि, और कंप यानी कंपन। देखिए, इसके नाम से इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि भूमि में कंपन की स्थिति जो होती है वही भूकंप लाती है। तो अगर इसका अर्थ हम पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं हम। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, ठीक, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। तो पहले इस लाइन को क्लियर करते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। ये अगर हमारा धरातल है, मान लीजिए ये धरातल है, इसकी गर्भ में कुछ ऐसा हो रहा है। क्या बोला है? धरातल के नीचे, यानी ये धरातल है, धरातल के नीचे कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि इसके कारण इस पर कंपन हो रहा है, यानी कोई ऐसी शक्ति है जो इस पर दबाव डाल रही है और इसमें कंपन हो रहा है, यानी ये हिल रहा है, तो वही भूकंप की स्थिति पैदा करती है। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता। किंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सारे भूकंप आते हैं वो एक ही गहराई पे नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ अगर हम कह सके कि पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मैदानी क्षेत्र में भूकंप आते हैं, पठारी क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं। तो एक समान गहराई पर भूकंप नहीं आते। भूकंप की गहराइयाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। ये लाइन क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल कहते हैं। देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में ये धरातल है, ये धरातल लिखा, आपको समझ में आ रहा है? ये धरातल है और ये उसका जो भूमि है, भूमि का गर्भ है, यानी धरातल के नीचे का हिस्सा है। तो ये भूकंप मूल केंद्र है जहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये धरातल पर दबाव डालती हैं, जिनसे इनमें क्या स्थिति हो जाती है? कंपन की स्थिति हो जाती है, धरातल हिलने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप आया। चलिए, तो यहाँ पे हमने समझ में आ गया कि उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहते हैं, यानी कि ये, अथवा भूकंप मूल भी कहते हैं, यानी भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। देखिए, अगर आपको इसका भूकंप मूल केंद्र न समझ में आना तो एक ट्रिक छोटी सी पकड़ लो। मूली है, मूली कहाँ बोई जाती है? धरातल के नीचे ही तो बोई जाती है। तो ये जो उसके नीचे बोया जा रहा है भूकंप का मूल केंद्र, तो ये धरातल के नीचे है, जिसे हम मूल केंद्र कहते हैं। मूल केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के कारण धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ से कुछ ऐसी शक्ति, ऐसा प्रेशर, ऊपर की तरफ दबाव बनता है, जिस कारण धरातल में कंपन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जहां से भूकंप की उत्पन्न लहरें प्रसारित होती हैं। देखिए, यहीं से ये भूकंप की लहरें है ना, यहाँ से ये प्रसारित हो रही हैं। तो कहाँ से प्रसारित हो रही हैं? भूकंप के मूल केंद्र से। अब भूकंप के आने के कुछ कारण होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। हमबोल्ट एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार जिन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यही कारण भूकंप के भी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ सदैव भूकंप आते हैं। हमबोल्ट का कहना है कि जो कारण ज्वालामुखी में उत्पन्न होता है, यानी ज्वालामुखी जिस कारण से फटती है, गर्भ में पृथ्वी के बहुत सी ऐसी आंतरिक क्रियाएं होती हैं जिनके कारण जो लावा है वो बाहर आ जाता है मैग्मा के रूप में। तो वही स्थिति हमबोल्ट ने कहा है भूकंप की भी होती है, यानी पृथ्वी के गर्भ में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण भूकंप आता है। जो ज्वालामुखी में स्थिति लग रही है वही स्थिति भूकंप के लिए भी उत्तरदायी होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ये सिर्फ हमबोल्ट के अनुसार है, ये दोनों अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार है। तो पृथ्वी के भीतर का तापमान धीरे धीरे कम होता रहता है और तापमान कम होने के कारण पृथ्वी सिकुड़ती है और भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ में तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, जब कम होने लगता है तो इसका हिस्सा क्या होने लगता है? धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है पृथ्वी क्या होने लगती है? धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो उस कारण भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। भूगर्भ में जब किसी प्रकार से जल पहुंच जाता है तो वह वाष्प में बदल जाता है। वाष्प की मात्रा बढ़ जाने पर वह बाहर निकलने के लिए भूपटल पर दबाव डालता है। इस दबाव के कारण भूमि पर कंपन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा धरातल है, धरातल के गर्भ में कहीं से पानी पहुंच गया। अब टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तापमान पृथ्वी के गर्भ में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे कुछ पानी की स्थिति है
तो वो क्या करेगी, इसको काफ़ी तापमान गर्म होने के कारण इसको गर्म करेगी, तो पानी क्या होगा, हमें पता है ना, जब पानी गर्म होता है द्रव्य, तो द्रव्य से किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। तो जब वो वाष्प में बदलेगा तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो ये धरातल में क्या करेगा, कंपन की स्थिति पैदा करेगा। तो वो भी एक कारण होता है भूकंप आने का। तो ये 3 कारण होते हैं आपके भूकंप आने के। अब इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के आपके जो प्रकार है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने भूकंप के अर्थ देखे थे, भूकंप के कारण देखे थे, अब हम भूकंप के प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार मैंने लिए हैं। पहला है ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा है विवर्तनिकी अथवा भ्रंश मूलक भूकंप, तीसरा है पातालीय भूकंप। तो पहले प्रकार की बात करते हैं, ज्वालामुखी भूकंप। वे भूकंप जो ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप आते हैं उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो नली में इसके उद्वेग से भूमि पर कंपन होने लगता है। जैसे कि हमबोल्ट ने कहा था कि जो स्थिति ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है वही स्थिति भूकंप में भी लगती, मतलब जो स्थिति के कारण जिन क्रियाओं के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है उन्हीं क्रियाओं से भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे वो जो ज्वालामुखी भूकंप है वो हमबोल्ट का जो मत है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप, यानी कि जो ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी का धरातल है, यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलती है काफी तेजी से, तो ये जो नली है, इस नली से जो यहाँ है तो वो क्या है, लावा है, बाहर आने लगता है तो मैग्मा के रूप में। तो ये जो नली है, जिस नली से बाहर निकलता है, तो इस नली से जब वो काफी तेज गति से बाहर आता है तो उसके कारण धरातल पर हलचल होती है। तो यही हलचल क्या स्थिति पैदा करती है, भूकंप की। ये हलचल भूकंप की स्थिति पैदा करती है, जो यहाँ पे बोला गया ज्वालामुखी भूकंप के द्वारा। अब चलिए दूसरा प्रकार कौन सा है, विवर्तनिकी अथवा भ्रंश मूलक भूकंप। वे भूकंप जो पृथ्वी के आकस्मिक यानी अचानक हलचलों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। भूगर्भ में जब कहीं आकस्मिक हलचल होती है तो उससे भूगर्भ में दरारें उत्पन्न होती हैं और दरारों के उत्पन्न होने से भूमि के अंदर भारी प्रतिघात होता है, यानी उनमें स्थिति कुछ बिगड़ जाती है, प्रतिघात होता है, फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर भूकंप पैदा होता है। यानी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो धरातल है, धरातल के गर्भ में, यानी कि जो भी भूकंप की स्थिति है वो कहाँ से कौन सी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, धरातल के गर्भ में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो दूसरा भूकंप है विवर्तनिकी अथवा भ्रंश मूलक भूकंप, उसमें क्या बोला गया है कि पृथ्वी के भीतर आकस्मिक यानी कुछ ऐसी हलचलें होती हैं, यानी मान लीजिए 6 प्लेटें हैं, मुख्यतः 6 प्लेटिंग है, 20 लघु प्लेटिंग है, पर मेन प्लेट जितनी है पृथ्वी के गर्भ में वो 6 हैं। तो उन्हीं प्लेटों में हो सकता है कुछ टकराव हो या वो एक दूसरे से टकरा के निकली हो, इन कारण क्या होता है, दरार उत्पन्न होती है, भूगर्भ में दरार उत्पन्न हो जाती है, इनमें दरार की स्थिति हो जाती है। ये दरार आप देख रहे हैं, तो ये दरार की स्थिति हो जाती है। और जब कभी दरारों के उत्पन्न होने से भूमि के अंदर भारी प्रतिघात होता है। तो जब इसमें दरार की स्थिति हो गई ना, तो जब इसमें दरार की स्थिति उत्पन्न हो गई तो यहाँ पे कुछ ऐसी हलचलें होती हैं जिसके कारण हमें असर पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलता है। ये धरातल है तो पृथ्वी के धरातल पर वो जो हरकतें हमें दिखती हैं यही क्या कहलाती हैं, भूकंप। तो इस भूकंप को हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी अथवा भ्रंश मूलक भूकंप, जो ज्वालामुखी से बिल्कुल अपोजिट होता है। ज्वालामुखी की स्थिति क्या होती है, जब पाइप से लावा बाहर निकलता है काफी तेजी से, तो उसके कारण जो कंपन होता है उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, क्योंकि वो ज्वालामुखी के आने के कारण भूकंप आया है, तो वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाए। जब कभी ज्वालामुखी नहीं फटती या कुछ ऐसा नहीं होता तो जो भूकंप आता है वो भूकंप क्या कहलाता है, विवर्तनिकी अथवा भ्रंश मूलक भूकंप। ये दूसरे प्रकार का भूकंप आपका होता है। अब तीसरे प्रकार के भूकंप की हम बात करते हैं, पातालीय भूकंप। ये जो पृथ्वी के काफी गर्भ में होता है, इसे जिसे पातालीय भूकंप कहते हैं। इसकी जानकारी बहुत कम मिलती है, मतलब ऐसी स्थिति नहीं है, अन्य भूकंपों की अपेक्षा पातालीय भूकंप के बारे में बहुत कम जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि जिसकी जो उत्पन्न होता है ये काफी गर्भ में, यानी पृथ्वी के गर्भ में कितने किलोमीटर पे बोल रहे हैं, 250 से 680, यानी कि 250 से 680 किलोमीटर की गहराई पर ये होता है। तो ऐसी गहराई पर हम क्या देखते हैं, दबाव अधिक रहता है। तो जब दबाव अधिक रहता है तो चट्टानों
जो चट्टानों में हलचल होती है और वो टूटती फूटती हैं, तो ये स्थिति भी यानी कि धरातल है काफ़ी गर्भ में, यानी कि 250 से 680 किलोमीटर गर्भ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी दबाव की स्थिति होती है जिनसे कुछ हलचल होती है, तो वो पाताली भूकंप उत्पन्न करता है। इसकी जानकारी बहुत कम मिलती है, मतलब वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी तरह से एक मत नहीं है। किसी का मानना है कि पाताली भूकंप नहीं आते, किसी का कहना है कि पाताली भूकंप आते हैं। तो ये पाताली भूकंप के बारे में जो कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कम जानकारियां मिलती हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके भूकंप होते हैं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें भूकंप की तरंगों के बारे में, जो 3 तरह की होती हैं, प्राथमिक, गौड़ और तीसरी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सबसे लास्ट वाली जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन तीनों तरंगों के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक हमने भूकंप के अर्थ पढ़ लिए, भूकंप के कारण पढ़ लिए, भूकंप के 3 प्रकार होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है भूकंप का, भूकंप की तरंगे पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके प्रकार या उसके अर्थ से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन तरंगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। भूकंप की लहरें, लहरें या तरंगे वही बात है। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान से चलने वाली लहरें ना तो एक समान होती हैं और ना उसकी गति एक सी होती है। ये लहरें जब आरंभ होती हैं तो पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे बात करती हूँ, ये धरातल है, तो धरातल के जहाँ पे भूकंप आता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक, ये हमारा है अधिकेंद्र, और जिस गर्भ से वो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं मूल केंद्र भूकंप का। ठीक, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती है। तो पहले कहाँ पहुंचती है? जो लहरें उत्पन्न होंगी वो अधिकेंद्र पर पहुंचेंगी, तभी तो हमें पता चलता है कि भूकंप आ गया। क्योंकि जब हमारा धरातल हिलेगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भूकंप आ चुका है। तो पहले कहाँ पहुंचती हैं? वो अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, फिर वहां से लहरें बाहर की ओर चलने लगती हैं, फिर यहाँ पे पहुंच के वो बाहर की तरफ चलने लगती है और कंपन, यानी हम स्थिति देखते हैं कि जो भूकंप का अधिकेंद्र है सिर्फ वहीं पे क्षति नहीं होती, उसके आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में क्षति होती है। अब चलिए बात करते हैं, 3 लहरें इनकी होती हैं। पहली है प्रधान लहरें यानी प्राइमरी जो लहरें हैं, दूसरी है सेकेंडरी लहरें यानी आड़ी या अनुप्रस्थ या गौड़ लहरें, तीसरी जिसे एल लहरें भी हम बोलते हैं धरातलीय या पृष्ठीय लहरें। तो एक एक की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रधान या अनुदैर्घ्य या लंबवत लहरें। ये सबसे अधिक गतिशील और तेज होती हैं, इनसे क्षति कम होती है। देखिए आप कहेंगे जब सबसे अधिक और सबसे तेज गतिशील है तो फिर क्षति कैसे कम होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें देखा जाता है कि सबसे गतिशील और तेज होती हैं, लेकिन इनमें क्षति काफ़ी कम होती है। जब हम कोई हमें हिलाता है, रेगुलर हिला रहा है धीरे धीरे करके, तो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर उसने हमें जोर से एक बार धक्का दे दिया तो हो सकता है हम पीछे की तरफ गिर जाएं और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर वो हमें काफ़ी तेज़ी से धीरे धीरे हिला रहा है तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा। यानी मान लीजिए अगर हम किसी को पीट रहे हैं तो अगर हम उसे रेगुलरली धीरे धीरे थप्पड़ मारते रहेंगे, एक नॉर्मल वे में थप्पड़ मारते रहेंगे, तो उसे इतनी चोट नहीं लगेगी। अगर हमने उसे जोर से एक चांटा लगा दिया तो उसकी स्थिति कुछ और बदल जाएगी, यानी नुकसान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सबसे अधिक गतिशील और तेज होती है, इनसे क्षति कम होती है। ये 6 किलोमीटर पर सेकेंड चलती है। देखिए इसकी स्थिति कितनी तेज है कि 6 किलोमीटर पर सेकेंड चल रही है, काफी तेजी से चल रही है, फिर भी इसमें क्या देख रहे हैं, क्षति काफी कम हो रही है। इनकी आवृत्ति संख्या ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य दूरी कम होती है और ऊंचाई भी कम होती है। आवृत्ति की बात करते हैं, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 काफी ढेर सारी होती है। तो इनमें आवृत्ति संख्या क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य दूरी कम होती है, यानी कि जो इनकी दूरियां हैं वो हम देख रहे हैं काफी कम है, काफी पास पास में है ना। तरंग दैर्घ्य दूरी काफी कम होती है। इनकी ऊंचाइयां भी कम होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, ऊंचाइयां भी काफी कम है। तो ये कौन सी लहरें बोलते हैं? इनको हम प्राइमरी लहरें बोलते हैं, यानी पी वे। तो यहाँ पे मैं एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। वैसे नोट करने के लिए तो पूरा ही लेक्चर है, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। भूकंप की तरंगों को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। चलिए प्रधान लहरें आपको समझ में आ गई, 6 किलोमीटर पर सेकेंड चलती है, इनसे क्षति काफी कम होती है, ये काफी तेजी से चलती हैं। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं आड़ी या अनुप्रस्थ या गौड़ लहरें। ठीक, ये संतुलन में है। जब तीन भी कोई भी चीजें 3 होती है ना, तो एक काफी कम होगी, एक काफी ज्यादा होगी और बीच वाली हमेशा
औसत होती है, एवरेज। तो ये संतुलन वाली स्थिति पैदा करती है। यहाँ पे हम देखते हैं आड़ी या अनुप्रस्थ या गौड़ लहरें, इनमें औसत क्षति होती है, यानी कि इसमें बोला कि इसमें कम क्षति होती है लेकिन इसमें औसत होती है, यानी कि ना काफी ज्यादा होती है ना काफी कम होती है। ये 3 किलोमीटर पर सेकंड, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या था 6 किलोमीटर पर सेकंड, उसका एकदम आधा कर दिया गया, 3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, यानी इससे आधे दूरी तय करती हैं, काफी कम धीरे धीरे चलती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी आवृत्ति संख्या औसत होती है, यानी देख रहे हैं आवृत्ति संख्या 1 2 3 4 औसत है, उतनी ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और तरंग की दूरी भी औसत होती है, ये दूरी जो हम देख रहे हैं इसमें काफी कम थी, इसमें औसत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, तरंग की दूरी औसत होती है, ऊंचाई औसत होती है, ऊंचाई भी इसकी क्या है, औसत है, ना काफी कम है। इसमें क्या थी, ऊंचाई कम थी, तो इसमें क्या है, औसत होती है, इसे गौड़ लहरें बोलते हैं, एस वे, ठीक, यानी सेकेंडरी लहरें। अब बात करते हैं हम थर्ड, जो इसकी जिससे काफी ज्यादा क्षति नुकसान पहुंचता है, वो कौन सी लहरें होती हैं, धरातल या पृष्ठीय लहरें, जिन्हें हम एल वे भी कहते हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि इन्हें एल वे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे तो समझ में आ गया पी वे क्यों कहा गया, क्योंकि प्राइमरी है, इसे सेकेंडरी कहा गया, तो एल वे भी मैं बताती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं, इनमें सबसे अधिक क्षति होती है। जैसे मैंने अभी बोला, किसी को अगर हम रेगुलर धीरे धीरे हिला रहे हैं तो उसे इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगर मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया तो हो सकता है उसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं, सबसे अधिक क्षति होती है ये 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। अब इसके आधी हो गई, ये औसत थी, ये इसके आधी हो गई, ये 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। इनकी आवृत्ति संख्या कम होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 यहाँ पे काफी कम होती है और तरंग की दूरी अधिक होती है। देखिए यहाँ पे इनसे दूरी काफी ज्यादा है, यहाँ पे दूरी अगर हम बात कर लें, इसको मैं और इधर करके दिखाती हूँ, इतना सही नहीं बना है, फिर मैं जैसे बात करती हूँ, जैसे ये है, तो इसकी जो दूरी है वो क्या हो गई, काफी अधिक हो गई और ऊंचाई भी अधिक है। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई इससे काफी ज्यादा है। इसमें हम देख रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी लहरों में काफी कम, इसमें आवृत्ति संख्या ज्यादा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें तरंग की दूरी काफी कम होती है, इसकी ऊंचाइयां काफी कम होती हैं। इसमें सब कुछ औसत है, यानी आवृत्ति भी औसत है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें वो भी औसत है, इनके बीच की दूरी की बात करें तो वो भी औसत है। लेकिन ये जो तीसरी लहर है जिसे हम एल वे बोलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऊंचाई इसकी अधिक है, इसकी दूरी अधिक है, लेकिन इसमें कम क्या चीजें हैं, इसकी आवृत्ति काफी कम है, यानी कि 1 2 3, तो ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा क्षति इन्हीं लहरों के कारण होती है। इसे एल वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, यानी एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम एच.डी. लव था, उन्होंने इस लहरों की खोज की, इसलिए इसे एल लहरें भी बोलते हैं। तो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन नामक गैस फैल जाती है, जो भूकंप आने का संकेत होती है। कैसे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, तो वायुमंडल में एक गैस एक्टिव हो जाती है, उस गैस का क्या नाम है, रेडॉन, जो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है और उससे पता चल जाता है हम लोगों को कि भूकंप आने वाला है। तो यहाँ पे पूरा आपका भूकंप का जो टॉपिक था वो पूरा खत्म हो चुका है। बचाव में पढ़ाने वाले नहीं, क्योंकि बचाव में कुछ है नहीं। हम अगर 7th 8th क्लास की बात करते हैं, वही बचाव है कि आप टेबल कुर्सी को पकड़ के उसके नीचे बैठ जाइए, तो ये सब ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी नहीं आते। तो मैंने जितने तरंगे थी वो पढ़ा दिए आपको, इसके प्रकार पढ़ा दिए, इसके अर्थ पढ़ा दिए और भूकंप के कारण क्या क्या थे वो भी पढ़ा दिए। तो पूरा भूकंप आज आपका यहाँ पे पूरा इसका जो टॉपिक है भूकंप का, वो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गया। तो थैंक यू।